नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा अधिकांश विषय मेरे दृष्टिकोण से पॉलिटी का लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपने शिक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आयोग हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, सबसे पहले हम लेते हैं हमारा लोकपाल। एक मुख्य विषय है भैया आपका लोकपाल। लोकपाल के बाद में हम लोग पढ़ेंगे लोकायुक्त, राजस्थान के संदर्भ में। देश में लोकपाल पहले कोई जानता नहीं था इसके बारे में भाई। पहली बार यूपीए 2 गवर्नमेंट जब सत्ता में थी तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भारतवर्ष में। किसके लिए? लोकपाल की मांग को लेकर कि भारतवर्ष में लोकपाल जैसी एक संस्था होनी चाहिए। एक पद नहीं है, लोकपाल क्या है? एक संस्था है। इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और तत्कालीन जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इस संदर्भ में एक विधेयक लेकर आई थी, पारित हुआ। लेकिन लंबी अवधि के बाद में 5 साल की अवधि के पश्चात आगे जाकर फिर भारत में लोकपाल की नियुक्ति हुई। तो इसका हम सबसे पहले इतिहास देखते हैं। लोकपाल के संदर्भ में बात करें लोकपाल की, दुनिया भर में सबसे पहले लोकपाल कहां पर अस्तित्व में आया सबसे पहले, तो इसकी चर्चा करते हैं। दुनिया में या विश्व में, विश्व का सर्वप्रथम जो लोकपाल है, इसका नाम भाई ओम्बुड्समैन। किसके नाम से जाना जाता है? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन लोकपाल का जो सबसे सर्वप्रथम जो शब्द हमारे सामने आता है वो ओम्बुड्समैन के नाम से सामने आता है। ये ओम्बुड्समैन दुनिया में सबसे पहले स्वीडन में लागू हुआ और ये कब की बात है? 1809 की। दुनिया में सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति, सीधा प्रश्न भी बनता है, सबसे पहले लोकपाल की नियुक्ति किस देश में हुई? स्वीडन में। कब? 1809 में। देखिए कब 1809 की बात है और कब 2019 की बात है। बहुत आगे हैं ये देश हमारे से, स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यूरोप के बहुत आगे हैं हमारे से। तो स्वीडन में सबसे पहले किसकी नियुक्ति हुई थी भाई? ओम्बुड्समैन की। ठीक है, जो ओम्बुड्समैन शब्द है ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? स्वीडिश भाषा का शब्द है। स्वीडिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जनता की शिकायतों को, जनता की शिकायतों को सुनने वाला, शिकायतों को सुनने वाला। तो दुनिया में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करने वाला देश है स्वीडन। 1809 में जो ओम्बुड्समैन शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? स्वीडिश भाषा का। इसका हिंदी अर्थ होता है जनता की शिकायतों को सुनने वाला। और ओम्बुड्समैन का ही जो भारतीय संस्करण है, भारतीय संस्करण, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं भाई? उसका नाम है लोकपाल। किस नाम से जानते हैं? लोकपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जन शिकायत निवारण तंत्र विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं भाई। रूस में प्रोक्यूरेटर के नाम से जाना जाता है। फ्रांस जैसे देशों में आज भी प्रशासनिक न्यायालय काम करते हैं जनता की शिकायतों को सुनने के लिए। लेकिन भारत में इस संदर्भ में जो विचारधारा ग्रहण की गई है, जो व्यवस्था अपनाई गई है, वो स्वीडन देश से ली गई है, ओम्बुड्समैन, और जिसको हम आज किस रूप में जानते हैं भाई? लोकपाल के रूप में जानते हैं। ये लोकपाल जो शब्द है वो भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया? तो लोकपाल शब्द सर्वप्रथम, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम 1963 में LM सिंघवी साहब, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, आप पढ़ चुके हैं भाई। 1986 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सबसे पहले जो सिफारिश की थी वो इसी समिति ने की थी। LM सिंघवी हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से। बहुत बड़े एक कानूनविद थे भाई LM सिंघवी साहब। तो सर्वप्रथम 1963 में LM सिंघवी ने कौन सा शब्द दिया था? लोकपाल शब्द।
लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने दिया? LM सिंघवी ने दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से कोई विशेष बातें नहीं है, इतनी जो हमने चर्चा की है वो मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रहने वाली है। लोकपाल, दुनिया में सबसे पहले जो ओम्बुड्समैन या लोकपाल की नियुक्ति हुई स्वीडन में 1809 में। ओम्बुड्समैन शब्द स्वीडिश भाषा का है, इसका अर्थ होता है जनता की शिकायतों को सुनने वाला, उनका निवारण करने वाला। ओम्बुड्समैन की ही भारतीय जो अवधारणा है, भारतीय संस्करण है, उसको हम लोकपाल के नाम से जानते हैं। लोकपाल शब्द सबसे पहले भारत में किसने दिया? LM सिंघवी ने 1963 में। ठीक है, उसके बाद में 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी आगे जाकर बनेंगे भाई, 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत में पहली बार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। भारत में पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन जब मोरारजी देसाई 1967 में भारत के उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनके स्थान पर के हनुमंतैया, ध्यान रख लेंगे, के हनुमंतैया इसके क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे भाई। तो भारत में पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? 1966 में। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के डिप्टी PM बन जाने पर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? के हनुमंतैया। इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना जो अंतरिम प्रतिवेदन दिया था, अंतरिम प्रतिवेदन, वो कब दिया? 1968 में। 1968 में अपना अंतिम प्रतिवेदन दिया था और इस अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर ही फिर फरवरी 1968 में लोकपाल के संदर्भ में पहली बार, प्रथम बार क्या लाया गया था? विधेयक। प्रथम बार विधेयक लाया गया चौथी लोकसभा में। लोकपाल के लिए पहली बार भारत में विधेयक कब लाया गया था? 1968 में, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा भाई? इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा भारत में पहली बार लोकपाल के संदर्भ में विधेयक लाया गया था। कौन सी लोकसभा में? चौथी लोकसभा में। लेकिन भाई ये कभी भी पारित नहीं हो पाए। और लोकपाल के संदर्भ में अब तक कितने विधेयक लाए जा चुके हैं? अब तक 10 बार। कितने विधेयक लाए जा चुके हैं भाई? 10 बार विधेयक लाया जा चुका है। लोकपाल के संदर्भ में अब तक कितनी बार विधेयक लाया जा चुका है? 10 बार विधेयक लाया जा चुका है। पहली बार कब लाया गया था? तो पहली बार लाया गया था फरवरी 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा चौथी लोकसभा में। लेकिन ये पारित नहीं हुए, कोई सा भी पारित नहीं हुआ था। अंतिम बार जो लाया गया वो 2013 में लाया गया था, 11 में लाया गया था, 13 में जाकर आगे पारित हुआ और फिर 14 में इसको लागू किया गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ठीक है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन 1968 में दिया था, लेकिन पूर्ण जो रिपोर्ट सौंपी थी वो कब सौंपी थी भाई? 1969 में। ये भी ध्यान रखेंगे, अपनी पूर्ण रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1969 में। अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर ही भारत में लोकपाल के संदर्भ में पहली बार क्या लाया गया था? विधेयक लाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। लेकिन ये पारित नहीं हुआ। अंतिम बार ये जो विधेयक लाया गया था, अंतिम बार कब लाया गया था? 2011 में, दिसंबर 2011 में अंतिम बार ये विधेयक लाया गया था। और उसके बाद में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम,
लोकायुक्त अधिनियम 2013, विधेयक लिखिए इसके स्थान पर, विधेयक 2013, लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 लाया गया। और ये फिर 1 जनवरी 2014 को क्या हुआ भाई, पारित। और 16 जनवरी 2014 को क्या हुआ, लागू हुआ। यहाँ आप राष्ट्रपति लिखें, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति कब दी थी, तो 1 जनवरी 2014 को दी थी। तो लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 कब पारित हुआ भाई, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, 16 जनवरी 2014 को ये भारतवर्ष में लागू हुआ। और इसके अंतर्गत ये विधेयक बन गया, विधेयक क्या बन गया, कानून बन गया। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये पारित हुआ। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके अंतर्गत बताया गया है कि लोकपाल एक संस्था है। लोकपाल क्या है भाई, एक संस्था। लोकपाल एक संस्था है। लोकपाल कोई पद का नाम नहीं है, लोकपाल क्या है, एक संस्था के रूप में कार्य करती है। लोकपाल एक संस्था है और इस अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल में एक सभापति प्लस 8 सदस्य निर्धारित किए गए। यानी लोकपाल एक संस्था है और यह संस्था बहुसदस्यीय, कैसी संस्था, बहुसदस्यीय संस्था के रूप में इसको मान्यता देगी। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल को क्या माना गया है, एक संस्था माना गया है और लोकपाल को बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। लोकपाल में एक सभापति और 8 सदस्य होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे इनके लिए योग्यताएं। सबसे पहले क्या है, योग्यताएं। लोकपाल में जो सभापति होगा, चेयरमैन, सभापति कह दीजिए इसको, चेयरमैन कह दीजिए, अध्यक्ष कह दीजिए। योग्यताएं क्या है, योग्यताएं ये बताई गई हैं कि सभापति के पद पर, सभापति के लिए जो योग्यता बताई गई है, चेयरमैन के लिए जो योग्यता बताई गई है, उसमें एक आ गया है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो या रह चुका हो। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। लोकपाल का सभापति, लोकपाल का अध्यक्ष, लोकपाल का चेयरमैन वही व्यक्ति बनाया जा सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश या तो है या रह चुका है। जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश ही हो, और सुप्रीम कोर्ट का क्या न्यायाधीश भी हो सकता है या रह चुका हो। तो सभापति के लिए तो यह है योग्यता। सदस्यों के लिए
जो 8 सदस्य होंगे इसमें योग्यता क्या निर्धारित की गई है, तो 8 सदस्यों में कहा गया है कम से कम आधे सदस्य, लोकपाल के कम से कम आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि, न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। न्यायिक पृष्ठभूमि मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश एक ही बात है, ठीक है। कोई भी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है, वो इसमें क्या बनाए जा सकते हैं भाई, सदस्य बनाए जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश लिखें आप ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी एससी का न्यायाधीश, ठीक है। एचसी का मतलब हाई कोर्ट, किसी भी राज्य उच्च न्यायालय का या कोई मुख्य न्यायाधीश रहा हो या रह चुका हो, या कोई न्यायाधीश हो उच्च न्यायालय का या रह चुका हो। तो आधे सदस्य तो न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। अब देखिए आगे मैं जब इनको सभी को बताऊंगा 8 कौन कौन है, कहाँ से इनकी लोकपाल में नियुक्ति हुई है सदस्य, और आधे सदस्य तो यहाँ से होने चाहिए, और एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या अल्पसंख्यक वर्ग का एक सदस्य, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना आधे सदस्य। आधे सदस्य, अनुसूचित जाति का सदस्य भी जरूरी है, अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी लोकपाल में होना चाहिए, ओबीसी का भी होना जरूरी है, महिला का भी होना जरूरी है, और अल्पसंख्यक वर्ग का भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से तो सदस्य तो 9 हो गए भी। कितने हो गए? 9 हो गए। देखिए लोकपाल में जब नियुक्ति की जाती है तब इस बात का सदैव ध्यान में रखा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एससी समुदाय का हो, महिला हो, तो दोनों कोटे पूरे हो गए भाई, महिला वाला भी हो गया, एससी वाला भी हो गया, ठीक है। बाकी बच गए 3, आप देख सकते हैं, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, कोई भी हो, जरूरी कोई भी महिला है ओबीसी वर्ग की है तो दोनों कोटे पूरे हो रहे, कोई भी महिला है एसटी वर्ग की है, अल्पसंख्यक वर्ग की है। इस प्रकार से लोकपाल में प्रतिनिधित्व होता है, उसके लिए योग्यता है। एक बार पुनः देख लें योग्यता को। सभापति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या वह इन पदों पर रह चुका है। सदस्य के रूप में कम से कम आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है रहा हो या हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश रहा हो। बात करें आधे सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य होना जरूरी है भाई। तो इस प्रकार से यह हो गई लोकपाल की योग्यता। उसके बाद में लोकपाल की योग्यता के बाद में आएगी लोकपाल की नियुक्ति। लोकपाल की नियुक्ति, तो नियुक्ति तो जाहिर सी बात है भाई, कौन करेगा? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति इसके लिए अधिपत्र जारी करते हैं। राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति हेतु क्या जारी करेंगे? अधिपत्र जारी करेंगे। और राष्ट्रपति नियुक्ति ऐसे ही नहीं करेंगे, ये कॉलेजियम की सिफारिश पर करेंगे भी।
कॉलेजियम की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर। और इस समिति में कौन कौन होगा, तो इसमें एक तो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो क्या होते हैं, इस कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री के साथ में इस कॉलेजियम में और कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति का सदस्य होता है। और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये होता है भाई कॉलेजियम किसका, लोकपाल की नियुक्ति का। ठीक है, कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले कॉलेजियम प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश पर लोकपाल की नियुक्ति, लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इस हेतु एक अधिपत्र जारी करते हैं, मुद्रा और सील हस्ताक्षर युक्त। इस समिति में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और यही कॉलेजियम एक सदस्य के लिए और सिफारिश करता है भाई, विधिवेता। एक सदस्य क्या होना चाहिए, विधिवेता होना चाहिए। ठीक है, एक सदस्य विधिवेता की भी सिफारिश करता है कॉलेजियम। और वर्तमान में विधिवेता के रूप में जो सदस्य भारत के लोकपाल में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो कौन है भाई, ये है मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी भारत के पहले पूर्व में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं भाई, ये महान्यायवादी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कॉलेजियम सिफारिश करता है उसके आधार पर। और कॉलेजियम एक विधिवेता के लिए भी सिफारिश करता है कि लोकपाल में एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति होनी चाहिए। और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति एक विधि सदस्य के रूप में विधिवेता की नियुक्ति करते हैं लोकपाल में। वर्तमान में कौन है, मुकुल रोहतगी, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ये हो गया, इस प्रकार से नियुक्ति होती है। अब देखिए, नियुक्ति तो हो गई, लेकिन इसके लिए एक सर्च कमेटी होती है जो सदस्यों का चुनाव करती है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे कौन से लोग होंगे जो लोकपाल में नियुक्त किए जाने चाहिए। तो इसके लिए होती है एक सर्च कमेटी। कौन सी कमेटी, सर्च कमेटी, सर्च कमेटी। और ये सर्च कमेटी होती है, इसमें 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य। ठीक है, तो इस 8 सदस्यों के बारे में देख लें भाई। वर्तमान में सर्च कमेटी में जो पहला रंजना प्रकाश देसाई इस सर्च कमेटी की वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पर कौन कौन बाकी सारे सदस्य होंगे भाई, अरुंधति भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष हैं भट्टाचार्य, अरुंधति भट्टाचार्य सर्च कमेटी में है वर्तमान में। उसके बाद में नंबर 3 पर तो नंबर 3 पर भाई ए सूर्य प्रकाश, ए सूर्य प्रकाश ये प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ए सूर्य प्रकाश वर्तमान में लोकपाल की सर्च कमेटी में सदस्य हैं। इसके अलावा और बात करें, एएस किरण कुमार पूर्व इसरो अध्यक्ष, इसरो के पूर्व अध्यक्ष, वो भी लोकपाल की सर्च कमेटी में सदस्य हैं भाई। उसके बाद में और बात करें, सखा राम सिंह यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। और बात करें तो शब्बीर हुसैन, शब्बीर हुसैन एस खंडवा वाला गुजरात पुलिस के पूर्व महानिदेशक, पूर्व डीजीपी,
इसके अलावा ललित के पंवार, राजस्थान के मेरे मित्र शायद इनसे परिचित होंगे, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ललित के पंवार। और इसके अलावा और क्या बात है भाई, ललित के पंवार और एक सदस्य और हैं भाई, रंजीत कुमार, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार। तो ये है भाई सर्च कमेटी, ये सारे के सारे क्या हैं, सदस्य हैं। क्या हैं, सदस्य। किसमें, सर्च कमेटी में। ध्यान रखना लोकपाल में नहीं है, लोकपाल के सदस्य आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन है। तो सर्च कमेटी ये फिर क्या करती है, सिफारिश करेगी, नामों की क्या करती है, सिफारिश करेगी कि अमुक व्यक्ति को लोकपाल में नियुक्ति या तो सदस्य के रूप में हो या फिर चेयरमैन के रूप में होनी चाहिए। इस सर्च कमेटी की सिफारिश के आधार पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और फिर उसके लिए होता है क्या, कोलेजियम, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लंबी प्रोसेस है भाई, आसानी से नहीं होता है। योग्यता में आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है भाई, यहाँ तो सभापति सदस्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन योग्यता में आपको 2-3 बातें और भी ध्यान में रखनी है। चाहे वो सभापति हो चाहे वो सदस्य हो, इनकी जो नियुक्ति होगी, इनकी कम से कम जो आयु है वो 45 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए, भारत में 21 वर्ष की उम्र में, आयु में कोई भी व्यक्ति सरपंच बन सकता है, पंचायत समिति का प्रधान बन सकता है, जिला प्रमुख बन सकता है, नगर परिषद का सभापति बन सकता है, नगर निगम का मेयर बन सकता है, विधायक बन सकता है 25 वर्ष की उम्र में, सांसद बन सकता है 25 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा 30 वर्ष की उम्र में विधान परिषद सदस्य बन सकता है, राज्यसभा सदस्य बन सकता है। 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बन सकता है। लोकपाल वही व्यक्ति बनेगा जिसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए आप, कितनी कठिन बात है। 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, 25 साल का क्या होना चाहिए भाई, प्रशासन का अनुभव होना चाहिए, और राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, राजनीति से दूरस्थ संबंध नहीं, राजनीति से दूरस्थ संबंध नहीं होना चाहिए। ये योग्यता में आपको 2-3 बातें और ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो है ही, ये 3 तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा लोकपाल के चेयरमैन या सदस्य के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति होगी जिसकी आयु कम से कम 45 वर्ष हो, 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, और राजनीति से उसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो भाई शायद मंगल ग्रह से ही लाया जा सकता है। अब देखिए, नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा, कोलेजियम मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ये सिफारिश करता है, सर्च कमेटी सिफारिश करती है, कोलेजियम फिर डिसाइड करेगा और उसके बाद में इन नामों की सिफारिश करेगा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, और ये आपको ध्यान में रखना है। सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में वर्तमान में ये सदस्य हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद में इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं। हाँ, सदस्य जरूर लोकपाल बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं, सभापति पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होना जरूरी है, चाहे सदस्य हो चाहे सभापति हो। पुनर्नियुक्ति का कोई पात्र नहीं होगा, सदस्य वापस सदस्य नहीं हो सकता, और लोकपाल पुनः लोकपाल नहीं हो सकता। हाँ, सदस्य, सभापति, लोकपाल, सभापति या चेयरमैन
बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे। सदस्य की नियुक्ति हो सकती है लोकपाल के रूप में, सभापति के रूप में, चेयरमैन के रूप में, लेकिन दोनों रूपों में, ठीक है। सदस्य भी है, कोई व्यक्ति सदस्य है, दोनों रूपों में उसकी जो कार्यकाल की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 5 वर्ष ही होना चाहिए, 5 वर्ष से ज्यादा नहीं कि 5 वर्ष सदस्य रह गया उसके बाद में लोकपाल बन रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति 2 साल सदस्य रह जाता है, उसके बाद में सभापति बनाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, और सेवानिवृत्ति के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में, सेवानिवृत्ति के बाद में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं ले सकते, और न ही किसी राज्य में कोई चुनाव लड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। एक ही बात है, समझ जाएंगे आप लोग। कार्यकाल ये ध्यान रखें, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। सदस्य चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों रूपों में कार्यकाल 5 वर्ष ही होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकते, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये कार्यकाल हो गया सभापति और सदस्यों का। उसके बाद में और क्या बात है भाई, कार्यकाल मिलेगा तो भाई वेतन भी मिलेगा। वेतन के साथ में पहले दर्जा देख लें इनका। दर्जा तो सभापति का जो दर्जा है, सभापति का दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। लोकपाल का दर्जा, सभापति का जो दर्जा है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कोष्टक में ध्यान रख लें, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है लोकपाल का दर्जा। और सदस्यों का दर्जा, सदस्यों का दर्जा, तो सदस्यों का दर्जा होता है भाई किसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर। ये ध्यान रखना है। सभापति तो किसके बराबर होता है भाई, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। और लोकपाल में जो सदस्य होते हैं वो किसके समान होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। अगर दर्जा ही इस प्रकार का है तो वेतन भी इसी प्रकार का मिलेगा। वेतन किस प्रकार से मिलेगा, तो वेतन सभापति या जो चेयरमैन होता है लोकपाल का, सभापति को भारत के CJI के बराबर, CJI के समान मिलेगा। और सदस्यों को किसके, तो सदस्यों को SC के न्यायाधीशों के समान। 2,50,000 है वर्तमान में, और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है। तो जिस प्रकार से दर्जा है वेतन भी उसी प्रकार से होगा भाई। दर्जा अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है लोकपाल सभापति का, तो वेतन भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही होगा। सदस्यों का दर्जा अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर है तो सदस्यों को वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही मिलेगा। ये दर्जा वेतन हो गया। वेतन कहाँ से मिलेगा भाई, वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित, वेतन भारत की संचित निधि पर भारित। उसके बाद में अगर इनको पद से हटाना हो, पद से हटाना हो, अगर लोकपाल को, लोकपाल बोलचाल में लोकपाल ही मान रहे हैं भाई सभापति को हम,
लोकपाल के सभापति या सदस्यों को अगर हटाना हो तो हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी? हटाने के लिए संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव किसको दिया जाता है भाई? राष्ट्रपति को दिया जाता है। संसद के कम से कम 100 सदस्य राष्ट्रपति को इस संदर्भ में क्या देते हैं भाई? प्रस्ताव देते हैं लिखित में कि हम अमुक सदस्य को लोकपाल के या अमुक लोकपाल जो सभापति हैं उसको उसके पद से हटाना चाहते हैं। इसके लिए कारण क्या होता है? कारण वही है भाई, साबित कदाचार या किसी प्रकार का कोई भी दोष, साबित कदाचार या अक्षमता या असमर्थता, एक ही बात है ये शब्द। ये कारण होते हैं जिसके आधार पर संसद के कम से कम 100 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं हटाने के लिए। ये प्रस्ताव किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं भाई? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं? जांच करवाते हैं। जांच के आधार पर आरोप सही पाए जाने पर जांच होगी। जांच में अगर आरोप सही पाया जाता है सही पाए जाने पर किसके द्वारा हटाया जाएगा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा। मेरे ख्याल से पद से हटाने वाली बात पे आप समझ चुके हैं। अगर लोकपाल के सभापति या सदस्य को पद से हटाना हो तो किस प्रकार से हटाया जाता है भाई? इसका कारण होता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष, आचरण का कोई दोष, गबन का कोई दोष लगा हो, या अक्षमता, दिवालिया, मानसिक दिवालिया हो गया हो, विकृत का व्यक्ति हो। असमर्थता की स्थिति में संसद के कम से कम कितने सदस्य? 100 सदस्य इस संदर्भ में प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव राष्ट्रपति जी को देंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर आरोप लगाए गए आरोप सही मिलते हैं तो उसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। ये बात है भाई। और ये भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जांच के दौरान राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति है, चाहे निलंबित सदस्य हो चाहे सभापति हो, उसको निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। चाहे सदस्य को हटाने का प्रस्ताव लाया गया है तो जांच चल रही है, तो जांच में राष्ट्रपति उसको निलंबित भी कर सकते हैं। अब बात करें प्रतिवेदन की, तो प्रतिवेदन किसको देंगे? तो प्रतिवेदन की बात यह है, लोकपाल जो एक संस्था है अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राष्ट्रपति को। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति इसको संसद में विचार के लिए संसद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। ये हो गया प्रतिवेदन लोकपाल का। ठीक है।
आयोग या लोकपाल अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे भाई। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप समझ चुके होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। थोड़ा लंबा दृष्टिकोण है हमारा शिक्षण का, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है भाई इसको एक बार आप पूरी तरीके से रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ आप लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अब देखिए, लोकपाल हमारा विषय है। लोकपाल सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? स्वीडन में। स्वीडन में इसको किस नाम से जाना जाता है? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है, जनता की शिकायतों को सुनने वाला। ओम्बुड्समैन का ही भारतीय संस्करण लोकपाल कहलाता है। भारत में सबसे पहले लोकपाल शब्द किसने दिया? लक्ष्मीपाल सिंघवी ने। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन 1968 में दिया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित हुआ था पहला प्रशासनिक आयोग, और इसने भी पहली बार लोकपाल शब्द की मांग की थी भाई। लोकपाल जो संस्था है उसकी मांग की थी, और इस हेतु फरवरी 1968 में पहली बार लोकपाल के लिए चौथी लोकसभा में विधेयक लाया गया था। अब तक 10 बार विधेयक लाए जा चुके हैं। अंतिम बार 2011 में लाया गया था। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 लाया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ। अधिनियम बना 2013 का। इसकी विशेषताएं ये बताई गई हैं कि लोकपाल एक संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था। इसमें एक सभापति होगा, 8 सदस्य होंगे। योग्यताएं क्या होंगी भाई सदस्य सभापति की? तो योग्यताएं बताई गई हैं। सभापति के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रह चुका हो। सदस्य के रूप में आधे सदस्य कम से कम न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश के पद से। आधे सदस्य SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति होने चाहिए। आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। राजनीति से उसका दूरस्थ संबंध नहीं होना चाहिए। नियुक्ति किस प्रकार से होती है? राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं। उसका कॉलेजियम जो होता है, समिति जो होती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसमें सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। यही कॉलेजियम लोकपाल में एक विधिवेता के लिए भी सिफारिश करता है कि विधि सदस्य के रूप में भी लोकपाल में नियुक्ति होनी चाहिए। वर्तमान में मुकुल रोहतगी भाई क्या है? विधि सदस्य के रूप में लोकपाल में नियुक्त हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लोकपाल सदस्यों या सभापति के लिए एक सर्च कमेटी होती है जो इन नामों के ऊपर विचार करती है और चुनाव करती है। सर्च कमेटी में 8 सदस्य होते हैं। रंजना प्रकाश देसाई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। 3 महिलाएं न्यायाधीश हैं, उनमें रंजना प्रकाश देसाई भी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं सर्च कमेटी की। और 7 अन्य सदस्य हैं: अरुंधति भट्टाचार्य, ए सूर्य प्रकाश, AS किरण कुमार, सखाराम सिंह यादव, सबीर हुसैन S खंडवावाला, ललित के पंवार और रंजीत कुमार, पूर्व सॉलिसिटर जनरल। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। सदस्य सभापति या चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों रूपों में कार्यकाल 5 वर्ष ही होना चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद में कोई भी पद किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दर्जा सभापति का भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर, सदस्यों का सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर। तो वेतन भी इनके समान ही मिलेगा भारत की संचित निधि से। पद से किस प्रकार से हटाया जाएगा? कम से कम 100 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव लाएंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाएंगे। जांच में आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो उसके पश्चात राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करता है। ठीक है, साबित कदाचार या अक्षमता की स्थिति में, और जांच के दौरान राष्ट्रपति इनको निलंबित भी कर सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसे विचार हेतु संसद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे भाई। उसके बाद में लोकपाल की शक्तियां क्या हैं? लोकपाल के कार्य देखें पहले। लोकपाल के कार्य, तो कार्य क्या है भाई? कार्य जन सेवकों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर CBI से जांच करवाएगा। CBI से क्या करवाता है भाई? जांच करवाएंगे।
लोकपाल क्या कहता है, जन सेवकों के विरुद्ध अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच सीबीआई से करवाता है। इस दौरान, जांच के दौरान, यहां ध्यान रखेंगे, जांच के दौरान सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकपाल के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी। होती है, ये ध्यान रखेंगे भाई। पहला कार्य है, जन सेवकों के विरुद्ध अगर शिकायत मिलती है तो सीबीआई से जांच करवाएगा। सीबीआई इस दौरान, जांच के दौरान लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होती है भाई। और जांच के दौरान जो भी, जिसके भी खिलाफ शिकायत मिलती है उनका कोई स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। जांच के दौरान संबंधित का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये सीबीआई से अन्वेषण कार्य करवाता है। लोकपाल सीबीआई से क्या करवाता है भाई, अन्वेषण कार्य, जांच संबंधी कार्य करवाता है। वो बात वहां आ चुकी है, तो ये सीधा ध्यान रख लेंगे, सीबीआई से अन्वेषण कार्य करता है। और जब ये करवाएगा तो सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। और स्थानांतरण, जांच के दौरान संबंधित का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में अगला कार्य ये, लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे भाई। लोकपाल के स्वयं के क्या होंगे, न्यायालय। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे और उनमें 3 माह में मामले का निपटारा करना आवश्यक है। बात करें अधिकतम समय सीमा की, किसी मामले की अधिकतम समय सीमा कितनी हो तो 12 महीने, अधिकतम 12 महीने हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करता है भाई लोकपाल, कोई भी भ्रष्टाचार संबंधी जांच है, भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी जनसेवक भ्रष्ट अधिकारी से भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति कुर्क कर सकता है, संपत्ति नीलाम कर सकता है, कुर्क कर सकता है। लोकपाल का यह भी कार्य है, भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति नीलाम कर सकता है, कुर्क कर सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है। वसूल कर सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जो आप ध्यान में रखेंगे भाई। जन सेवकों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर सीबीआई से जांच करवाएगा, सीबीआई इस तरह लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। सीबीआई से अन्वेषण संबंधी कार्य भी करवा सकता है कोई शिकायत का। और जांच के दौरान स्थानांतरण संबंधित जो जन सेवक है उसका नहीं किया जा सकता है भाई, तबादला नहीं हो सकता। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे जिनमें 3 माह में मामले का निपटारा करना जरूरी है। भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति नीलाम या कुर्क कर सकता है, भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है लोकपाल। इसके अलावा शक्तियां क्या हैं, तो शक्तियां भाई किसी भी जन सेवक किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत समन जारी कर सकता है। क्या कर सकता है लोकपाल, समन जारी कर सकता है, समन जारी करना। इसके अलावा शिकायत मिलने पर शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, गवाही लेना, ठीक है। अन्य कोई शिकायत से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना, शिकायत से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना, ये भी क्या है भाई, इसकी शक्तियां हैं, ठीक है।
और गवाही जो शपथ पत्र पर गवाही लेता है इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंतर्गत समन जारी कर सकता है। ये इसकी प्रमुख शक्तियां हैं। इसके अंतर्गत शक्तियों के अंतर्गत ये भी ध्यान रखेंगे भाई, लोकपाल किसी को सजा नहीं देता है, लोकपाल को सजा का अधिकार नहीं है, सजा देने का अधिकार नहीं है। ये क्षेत्राधिकार में देख लें आप, क्षेत्राधिकार, यहां ध्यान दें, क्षेत्राधिकार यानी कौन लोग इसके दायरे में आते हैं, लोकपाल के दायरे में कौन कौन लोग आते हैं, कौन लोग इसके दायरे में नहीं आते हैं, किन किन लोगों की जांच कर सकता है लोकपाल और किन किन लोगों की जांच नहीं कर सकता। तो जांच किन किन की नहीं कर सकता है उसमें तो आते हैं भाई कौन कौन, एक तो राष्ट्रपति, लोकपाल राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई उपराष्ट्रपति, कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, एचसी या एचसी के न्यायाधीश, भारत के चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हों चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उनकी जांच नहीं कर सकता है लोकपाल। इसके अलावा सीएजी, इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त, इनकी जांच नहीं कर सकता है। जांच क्षेत्राधिकार में कौन कौन आता है, किन किन की जांच लोकपाल कर सकता है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री। कौन आएगा भाई लोकपाल के दायरे में, प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भी आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इसके दायरे में आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के वे कार्य जो प्रधानमंत्री करता है वो इसके दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जांच के दायरे में नहीं आएंगे। कौन कौन से भाई, जैसे प्रधानमंत्री के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संबंधी अगर कोई कार्य है वो जांच के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा निर्णय भाई प्रधानमंत्री लेता है, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा। इसके अलावा विदेश संबंध, विदेश नीति, इसके अलावा लोक व्यवस्था, और इसके अलावा अंतरिक्ष से जुड़े हुए कोई भी शोध, कोई भी जानकारियां इसके दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जांच के दायरे में प्रधानमंत्री जरूर आता है लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कर्तव्य लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। कौन कौन से कर्तव्य, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, लोक व्यवस्था से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित, ये जांच के दायरे में नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री इसकी जांच के दायरे में आएंगे। इसके अलावा और कौन आते हैं भाई, इसके अलावा सभी मंत्री, सभी मंत्री, पूर्व मंत्री इसके जांच के दायरे में आते हैं। इसके अलावा सभी सांसद, भारत के सभी सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी कर्मचारी इसके जांच के दायरे में आएंगे। केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं की सभी श्रेणियों, सभी श्रेणियों के अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी या कर्मचारी इसके जांच के दायरे में आएंगे। केंद्रीय सेवाओं की सभी श्रेणियों के अधिकारी कर्मचारी। इसके अलावा संसदीय अधिनियमों से
संसदीय अधिनियमों से स्थापित सभी श्रेणियों के अधिकारी कर्मचारी। संसदीय अधिनियम से स्थापित कोई भी संस्थाओं के अधिकारी या कर्मचारी। भारत के बाहर कार्यरत या कह सकते हैं विदेशों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के कोई भी आईएएस जो सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, कोई भी एम्बेसडर, राजदूत, सारे इसकी श्रेणी में आएंगे भाई। इनकी जांच कर सकता है। एक बार मैं पुनः बता देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी लेवल की एग्जाम हो। लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा किए गए निम्न करते लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष व बाह्य सुरक्षा, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, विदेश नीति या विदेश संबंध, लोक व्यवस्था और अंतरिक्ष, ये जो काम प्रधानमंत्री करेगा वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा। भारत सरकार के सभी मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी सांसद, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी कर्मचारी, केंद्रीय सेवाओं की सभी श्रेणियों के अधिकारी कर्मचारी, संसदीय अधिनियमों से स्थापित संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी, विदेशों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी, उच्चायुक्त, राजदूत, ये सारे के सारे लोकपाल के दायरे में आते हैं। कौन नहीं आते हैं ये ध्यान रखेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त इसके दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा और मोस्ट बातें क्या है भाई? वो ये हैं कि लोकपाल को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आप ध्यान रख लेंगे, लोकपाल को सजा देने का अधिकार नहीं है। लोकपाल को सजा देने का अधिकार नहीं है या शक्ति नहीं है, सजा देने का अधिकार नहीं है। किसको? लोकपाल को। और क्या बात है? लोकपाल झूठी शिकायत करने पर, ये जरूर ध्यान रखेंगे, झूठी शिकायत या मिथ्या कोई भी शिकायत होती है, झूठी शिकायत पर 1 साल की सजा, झूठी शिकायत करने पर 1 साल की क्या दे सकता है? सजा दे सकता है, या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की सजा दे सकता है। अगर कोई शिकायत झूठी करता है तो इसके लिए ये प्रावधान है भाई। मिथ्या शिकायत करने पर ये तो अधिकार है कि लोकपाल 1 लाख रुपए की सजा या 1 साल की सजा का प्रावधान कर सकता है, बाकी सजा नहीं दे सकता है। मोस्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भाई कि लोकपाल उन मामलों की जांच नहीं करेगा, लोकपाल उन मामलों की जांच नहीं करता है जिन्हें घटित हुए 7 वर्ष का समय हो चुका, यानी 7 साल पुराने मामलों की जांच लोकपाल नहीं करता है। तो ये तीनों बातें भी फैक्ट के रूप में ध्यान रखेंगे। लोकपाल को सजा देने का, दंड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई झूठी शिकायत होती है तो 1 साल की सजा या 1 लाख रुपए की जुर्माना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जुर्माना दे सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, उन मामलों की जांच नहीं करेगा जिनको घटित हुए 7 वर्ष या उससे ज्यादा समय हो चुका हो। उसके बाद में देखिए भाई, लोकपाल का जो लोगो है, लोकपाल का लोगो, लोकपाल का लोगो या मोटो प्रशांत मिश्र ने तैयार किया।
किसने तैयार किया? प्रशांत मिश्र ने तैयार किया है। प्रयागराज के हैं प्रशांत मिश्र, प्रयागराज इलाहाबाद के। इन्होंने लोकपाल का मोटो तैयार किया है, ठीक है। और लोकपाल के मोटो में 3 रंग हैं, 3 रंग हैं जो लोकपाल के राष्ट्रीय तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकपाल के राष्ट्रीय तत्व का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व। तो लोकपाल में कितने रंग हैं भाई? उसके मोटो में 3 रंग हैं जो लोकपाल के राष्ट्रीय तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका जो आदर्श वाक्य है, ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है माँ गृध्र कस्य सुविधनम, किसी के धन के लिए लालची मत बनो, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है लोकपाल के बारे में विशेष बातें। और वर्तमान लोकपाल सभापति 23 मार्च 2019 को नियुक्ति हुई। वर्तमान लोकपाल सभापति कौन है? 23 मार्च 2019 को इनकी नियुक्ति हुई थी भाई, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष के नाम से जाने जाते हैं, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। लोकपाल सभापति तो ये हैं। सदस्य और कौन कौन है? तो सदस्य भाई हम पढ़ रहे थे 8 सदस्य होते हैं, एक सभापति होता है। सभापति हो गए वर्तमान लोकपाल सभापति पिनाकी चंद्र घोष है। 23 मार्च 2019 को 5 वर्ष बाद में इनकी नियुक्ति हुई है। 5 वर्ष तक लोकपाल का पद खाली रहा है। तो आप देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है हमारे यहाँ। सदस्य 8 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। कौन कौन है भाई? तो प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, झारखंड हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश अभिलाषा कुमारी, अभिलाषा कुमारी, मणिपुर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी। भाई इनका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना के कारण, कोविड-19 जो संक्रमण है उससे ग्रसित हो गए थे। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ये अजय कुमार त्रिपाठी, जो लोकपाल में सदस्य थे, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो इनके बारे में आप ये ध्यान रखें, इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। पद रिक्त है इनका भी। इसके अलावा दिलीप बाबा साहब भोसले, दिलीप बाबा साहब भोसले, ये पूर्व NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी सदस्य रह चुके हैं। और ये वर्तमान में इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। अभी जनवरी 2020 में ही इस्तीफा दिया था इन्होंने, तो इनका पद भी रिक्त है। तो ये तो 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से। इसके अलावा और कौन कौन सदस्य? दिनेश कुमार जैन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन। इसके अलावा महेंद्र सिंह, तो महेंद्र सिंह CBDT के सदस्य, IRS अधिकारी। इसके अलावा और कौन है भाई? इंद्रजीत प्रसाद गौतम, IAS अधिकारी है, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके अध्यक्ष। और इसके अलावा एक और है भाई, महिला है एक, अर्चना रामासुंदरम, अर्चना रामासुंदरम। ये SSB की पूर्व प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में लोकपाल में सदस्य हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ कार्यों से लेकर, जहाँ से हम ऊपर वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं भाई। कार्य से
हाँ, जन सेवकों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर सीबीआई से जांच करवाता है। सीबीआई इस दौरान लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी और जांच के दौरान संबंधित का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। लोकपाल के खुद के न्यायालय होंगे, ये तय किया गया है, जिसमें 3 माह में मामले का निपटारा करना जरूरी है। अधिकतम 12 महीने में तो जरूरी और अनिवार्य है भाई कि मामले का क्या हो, निपटारा हो। भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति कुर्क कर सकता है, संपत्ति नीलाम कर सकता है और भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है लोकपाल। शक्तियाँ क्या क्या हैं? सीपीसी कोड जो 1908 है, इसके अंतर्गत समन जारी करने की शक्ति है। शिकायत मिलने पर शिकायत से संबंधित जो बातें हैं, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं भाई, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, तो बात हम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी सांसद, पूर्व सांसद भारत सरकार के हैं, केंद्र सरकार के, राज्यों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी कर्मचारी, भारतीय केंद्रीय सेवाओं की सभी श्रेणियों के अधिकारी कर्मचारी, संसदीय अधिनियमों से स्थापित संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी, भारत के बाहर विदेशों में कार्यरत अगर कोई भी आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कर्मचारी है, उच्चायुक्त है, राजदूत है, वो भी इसके दायरे में आएंगे। लेकिन कौन नहीं आएंगे दायरे में, वो ध्यान रखना है, वो ये हैं प्रधानमंत्री द्वारा किए गए परमाणु ऊर्जा, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, विदेश नीति, लोक व्यवस्था, अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्य। जांच किसकी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इलेक्शन कमिश्नर। और इसके अलावा लोकपाल को सजा देने का अधिकार नहीं है। झूठी शिकायत मिलने पर जरूर 1 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान करने का अधिकार है किसके पास में? लोकपाल के पास में। उन मामलों की जांच नहीं करेगा जिनको गठित हुए 7 वर्ष या उससे ज्यादा समय हो चुका हो। लोकपाल का मोट्टो किसने तैयार किया? प्रशांत मिश्र। कहाँ के हैं भाई? ये प्रयागराज के। लोकपाल के लोगों में 3 रंग हैं, राष्ट्रीय तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदर्श वाक्य लोकपाल का क्या है? मा गृह् कश्चित् स्वीधनम, किसी के धन के लिए लालची मत बनो। और वर्तमान लोकपाल के सदस्य कौन हैं? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। सदस्य कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। दिलीप भोसले, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये दोनों रिक्त हैं पद भाई। ये 4 ऊपर वाले न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्य, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम और एसएसपी की पूर्व जो प्रमुख रही हैं अर्चना रामासुंदरम, वो भी वर्तमान में लोकपाल में सदस्य हैं। तो ये सारे सदस्य वर्तमान में लोकपाल में कार्यरत हैं। 2 पद हाल ही में क्या है भाई? रिक्त हैं, क्योंकि एक की मृत्यु हो चुकी है, दूसरे ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे ख्याल से लोकपाल के संदर्भ में जो बातें मैंने बताई हैं वो ध्यानपूर्वक आपने पढ़ी हैं, समझी हैं, रिपीट भी करवाया है हमने चीज़ों का। आसानी से अगर ध्यानपूर्वक चीज़ों को अगर हम किसी बिंदु पर केंद्रित होकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। तो थोड़ी क्लास हमारी भाई लंबी हो चुकी है, इसके लिए क्षमा है। हम फिर भी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बिंदुवार तथ्यगत आपके सामने प्रस्तुत की हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में बातें करेंगे।